हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि इसके तो बहुत सारे वीडियो आपने अपलोड कर दिए हैं सर, तो इससे क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हम बता दें दोस्तों कि हमने जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं पर्यावरण के, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, सारे वीडियो कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव के एक डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल सरल शब्दों में, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर इसका एक डिस्क्रिप्टिव करा दीजिए जिसका हम उत्तर एक दो लाइनों में जान सकें, ताकि ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मुझे ज़्यादा जल्दी याद नहीं होते। अगर हम वन लाइनर पढ़ लेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ लेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसानी से हल कर लेंगे। तो उन्हीं लोगों के कहने पर हम एक सीरीज लेकर के आए हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के। टोटल 50 क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में है। इस तरीके से हम लगभग 200 से 300 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो हमने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं उनको आप एक बार में हल कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के वहां देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से भी सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकें। तो सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। पहला है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? चाहते तो हम इसको ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन देकर भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो हमने सोचा कि एक वीडियो डिस्क्रिप्टिव भी बनाना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण से आशय उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों से है जो जीवों को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण से आशय उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों से है जो जीवों को प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव थे और ये कैसे हैं? डिस्क्रिप्टिव हैं। ये कैसे हैं? डिस्क्रिप्टिव हैं। अगर आप कभी कोई यूपीएससी के पेपर देते हैं, सिविल सर्विस के पेपर देते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला आता है, तो उसमें आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सभी को बताना है भाई, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के मुख्य घटक दो होते हैं, याद रखिएगा। पर्यावरण के मुख्य घटक कितने होते हैं? दो होते हैं। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है मनुष्य, पौधे, पशु, पक्षी। ये सब कैसे आते, किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे मिट्टी, जल, वायु, तापमान। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? उत्तर है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इकोलॉजी। ओके, तो जीवों और पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है भाई? पारिस्थितिकी कहलाता है। ओके, तो भाई जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन पर प्रेस ऑल पर क्लिक करना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि कोई योजना आती है या फिर किसी प्रकार का टाइम टेबल आता है या कोई जानकारी होती है, तो वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चौथा क्वेश्चन है, सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे, सतत विकास कहलाता है।
ऐसा विकास जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे, ऐसा विकास क्या कहलाता है? सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव। बहुत पढ़े हम लोगों ने इसको, बहुत पढ़ा। जितने भी वीडियो होंगे लगभग हर वीडियो में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देंगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ओके, उत्तर है जब पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जब पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों के कारण तापमान में वृद्धि होती है तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कारण के जैसी इन गैसों के कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, इसे ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? जब प्राकृतिक संतुलन में मानवीय या प्राकृतिक कारणों से बदलाव आता है, जब प्राकृतिक संतुलन में मानवीय या प्राकृतिक कारणों से बदलाव आता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदूषण कहते हैं। ओके, जब कोई बदलाव होता है, भूकंप आता है या फिर किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ जाता है, तो मतलब जो भी मानव के कारण होता है या नेचर के कारण होता है, बदलाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदूषण कहते हैं। ओके, अगला है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या हैं? तो इसके भाई मुख्य प्रभाव है मानसिक तनाव, नींद ना आना, सुनने की क्षमता में कमी। देखिए, कहीं शोरगुल हो रहा है या कहीं डीजे बज रहा है भाई साहब, तो अगर आप वहां थोड़ी देर रह जाएंगे और बाहर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये काफी इफेक्ट डालता है मनुष्य के बॉडी पर, शरीर पर। ओके, तो इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, नींद का आना, बेचैनी, नींद नहीं आता है, बेचैनी बनी रहती है या फिर सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये भी प्रदूषण काफी खतरनाक है। ओके, अगला है प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ओके, बहुत ही देखिए, ये जो जितने भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब। आप ढूंढ लेना, ओके, तब बताना। तो ये बिल्कुल सरल शब्दों में, अगर आप जैसे टीचर वगैरह के पेपर देते हैं, टीचर का देते हैं, यूपीएससी के देते हैं, सिविल सर्विसेज के पेपर देते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव लिखने का आता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप इस भाषा में लिख देते हैं ना, तो काफी अच्छे आपको नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने हैं? प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने हैं? तो इसके दो प्रकार हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अननवीकरणीय संसाधन। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि प्रकार प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कितने हैं। तो याद रखना है कितने हैं? दो, टू। ओके, नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे संसाधन भाई जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य का प्रकाश और हवा, जल, ये सब क्या होते हैं? पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कैसे संसाधन कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अगला है मित्रों नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नवीकरणीय संसाधन क्या है, अब पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जो एक बार तो खत्म हो गया तो उसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, सीमित है, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है
कितने के बाद दोबारा वो नहीं बनेगा। तो जैसे क्या हो गया, कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, ये क्या हो गए, अनवीकरणीय संसाधन। अगला है वन संसाधन क्या है। वन संसाधन क्या है, जंगलों से प्राप्त लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल आदि को वन संसाधन कहते हैं। यानी वनों से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं वो, वन संसाधन। जैसे लकड़ी हो गया, जड़ी बूटी हो गया, फल फूल हो गया। ओके, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता बहुत पूछा जाता है, हर मतलब हर पेपर में ये पूछा ही जाता है, कंपलसरी है। जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। याद रखना है। अगला है जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप करेक्ट ऑप्शन लगा लेंगे, ये है डिस्क्रिप्टिव। तो राइट ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 3। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं, 3। कभी कभी स्तर भी पूछ लिया जाता है। तो कौन से हैं, पहला है भाई आनुवांशिक विविधता, दूसरा है भाई प्रजाति विविधता, तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। ओके, तो याद रखिएगा जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं, टोटल 3 स्तर होते हैं। पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजाति विविधता, तीसरा पारिस्थितिकी विविधता। ओके, अगला है जैव विविधता संरक्षण के मुख्य तरीके क्या हैं। जैव विविधता संरक्षण के मुख्य तरीके क्या हैं। तो मुख्य तरीके इसमें 2 हैं। जैव विविधता को 2 प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। पहला है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण, अब ये क्या होता है इन सीटू संरक्षण। तो देखिए विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना क्या कहलाता है, इन सीटू संरक्षण। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में संरक्षण करना क्या कहलाता है, इन सीटू संरक्षण। दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण। क्या है, एक्स सीटू संरक्षण, जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सीटू संरक्षण। एक्स यानी कि जैव विविधता के उनके आवास के बाहर संरक्षित करना, और इन सीटू का मतलब हो गया प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना विविधता को। ओके, तो इसमें डिफरेंट याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वे संरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवों, पौधों और जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, उसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे कि आप लोग जाते हैं देखने नेशनल पार्क वगैरह, वो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, और वहाँ क्या होता है कि वन्य जीव, पौधे और जैव विविधता के प्राकृतिक चीजों को उन्हीं में संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा, लद्दाख में। याद रखना कहाँ होगा, लद्दाख में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन क्या है, तो जब लंबे समय तक किसी क्षेत्र की औसत जलवायु में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय तक जब किसी क्षेत्र की औसत जलवायु में परिवर्तन होता है तो इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, का वातावरण में अधिक मात्रा में उत्सर्जन होना। जब ये ग्रीन हाउस गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रीज़न बनती है, ओके। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं? देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो इसमें क्या होता है कि बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं, पिघलने लगते हैं। तो बर्फ के ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना। जब बर्फ के ग्लेशियर पिघलेंगे, तो समुद्र का स्तर कैसे होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो समुद्र के स्तर का बढ़ना। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन। मौसम में जब देखिए बर्फ का ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो मौसम क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन ही ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। अगला है ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? वायुमंडल के समताप मंडल, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है। तो ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि कभी-कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन गैस की भी एक परत जो पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है भाई? समताप मंडल में। तो यहाँ पूछा जाता है ओजोन परत क्या है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ओके। तो क्या क्या होता है? ओजोन परत कहलाती है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, ओके, तो उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। वरना डायरेक्ट ये पराबैंगनी किरणें जो मनुष्य के शरीर पे पड़े ना, तो उनका शरीर काफी इफेक्टेड हो जाएगा। ओजोन परत क्षरण के मुख्य कारण क्या हैं? ओजोन परत क्षरण के मुख्य कारण क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी अभी हमने बताया, गैसों का अधिक उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, ये सब मुख्य रीजन है ओजोन परत के क्षरण का, यानी ओजोन परत को वीक कर रहे हैं ये। अगला है प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा क्या है? जब प्रकृति में अचानक ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जनधन की हानि होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब कैसी आपदा हैं? प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? जब पृथ्वी की सतह के नीचे जब पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों के खिसकने से कंपन होता है, तो इसे ही भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों के खिसकने से कंपन होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूकंप। अगला है सुनामी क्या है भाई? सुनामी तो बहुत पढ़ा होगा आपने, ये तो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, ओके। तो सुनामी क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप, समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन, ओके। समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न विशाल लहरों को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी। अगला है बाढ़ के मुख्य कारण क्या हैं? बाढ़ के मुख्य कारण क्या हैं? तो देखिए बाढ़ के मुख्य कारण है 3: अत्यधिक वर्षा, नदियों का जल स्तर बढ़ना और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर। ये 3 रीजन से बाढ़ मुख्य कारण होता है। ये 3 रीजनों की वजह से बाढ़ आता है। याद रखना कि वर्षा अधिक होती है तब आता है, नदियों का जल स्तर बढ़ता है तब आता है, या फिर जल निकासी की व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं होती है तब बाढ़ आ जाता है। अगला है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के उपाय क्या हैं? प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के उपाय क्या हैं? मौसम समय से मौसम पूर्वानुमान करना, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना, पेड़ों का अधिक से अधिक रोपण करना। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जब प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, ओके, तो सबसे पहले समय से मौसम का
पूर्वानुमान करना कि मौसम कैसा रहेगा। उसी हिसाब से हम व्यवस्था कर लेंगे। मान लीजिए मौसम खराब है, बारिश होने की संभावना है, भीषण बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो हम अपने घर को दुरुस्त कर लेंगे, अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, कहीं बाहर न जाना पड़े। घर की आवश्यकताओं की आवश्यक चीज़ों को हम लेके मार्केट से ले आएँगे, ताकि ऐसे समय में मुझे बाहर न निकलना पड़े। ओके, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचना, अगर लगता है आपको कि ऐसी ऐसी स्थिति बनने वाली है कि यहाँ भी रहना मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसे स्थान पे पहुँच जाना चाहिए कि जहाँ पर सुरक्षित हो या सुरक्षित हम महसूस कर सकें। पेड़ों का अधिक से अधिक रोपण करना। पेड़ों को भाई हमेशा हमेशा एक पेड़, साल में कम से कम 365 दिन होते हैं, तो नहीं कम से कम तो 100 पेड़ साल में हर एक व्यक्ति को लगाना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे हम बच सकते हैं। ओके, तो पेड़ काटना नहीं है, लगाना है। अगला है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा सदाबहार वन, चौथा पर्वतीय वन व पांचवा मैंग्रोव वन। कुल मिलाकर के टोटल एक कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5। ओके, याद रखिएगा। टोटल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला है, वन्य जीव संरक्षण क्या है? वन्य जीव संरक्षण क्या है? तो वन्य जीवों को शिकार, वनों की कटाई और प्रदूषण से बचाने के लिए उठाए गए उपायों को वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। ओके, कैसे? वन्य जीवों का शिकार नहीं करना है, वनों की कटाई नहीं करना है और प्रदूषण से बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं, जो कि आगे इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है, वन क्या है? वन क्या है भाई? बताना है वन क्या है। तो बड़े भूभाग पर फैले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और जैविक विविधता के समूह को वन कहते हैं। बड़े भूभाग पर फैले पेड़ पौधे, जीव जंतु और जैविक विविधता के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यह हमेशा पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण के मुख्य उपाय क्या हैं? वन्य जीव संरक्षण के मुख्य उपाय क्या हैं? अवैध शिकार पर रोक, है ना? वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य जीवों को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं? तो अवैध शिकार पर रोक, वनों की कटाई पर रोक और अधिक से अधिक वृक्षारोपण। अगर इन 3 चीजों को हम फॉलो करेंगे तो वन्य जीव संरक्षण को बिल्कुल सेफ कर सकते हैं। ओके, अगला है, प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या हैं? प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या हैं? देखिए, प्रदूषण को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना। देखिए, आप इस समय प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे कि जितने भी वाहन हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, इनको सीएनजी में लाया जा रहा है या फिर बैटरी में लाया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रिक लाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रदूषण कम हो करते हैं। तो इस वजह से प्रदूषण को हम लोग क्या करेंगे? कमी करेंगे, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करेंगे, ताकि हमारा जो प्रदूषण है, जो हमारा वातावरण है, ये साफ रहे। अगला पॉइंट आता है औद्योगिक अपशिष्टों को सही तरीके से नष्ट करना। औद्योगिक अपशिष्टों को सही तरीके से नष्ट करना, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग लगे हुए हैं, जिनसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खराब वेस्ट निकलता है, उनको एक सही जगह ठिकाने लगाना। ऐसा नहीं कि किसी नाले या किसी गड्ढे में डाल दिया या फिर कहीं भी फेंक दिया। इनको जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उन्हें एक बिल्कुल
एक लिमिटेशन, एक क्लियरिटी, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर वो नष्ट हो जाए, दोबारा वो किसी चीज को प्रभावित ना करे। ओके, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, यानी पेड़ पौधे तो लगाने से ही हमारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण रह सकता है। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्लास्टिक कचरा जमीन, जल या वायु में जब प्लास्टिक कचरा जमीन, जल, वायु में फैलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। देखिए, प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता भाई, उसको जला दिया करो, प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता है। और जब ये जमीन या जल या वायु में जब चला जाता है, फैल जाता है, तो इसी ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। अगला है जल प्रदूषण रोकने के मुख्य उपाय क्या हैं? देखिए, जल प्रदूषण को अगर हमें रोकना है ना, तो मात्र 2 उपाय को हमें फॉलो करना होगा, मात्र 2 उपाय को। पहला है औद्योगिक कचरे को जल स्रोत में ना डालना, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा बड़े-बड़े शहरों में, कानपुर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, इन इन जगहों से जो भी नदियाँ निकल कर के आती हैं, जैसे कि दिल्ली में यमुना हो गई, कानपुर में गंगा हो गई, ठीक है? तो इनमें से जो भी औद्योगिक, जो भी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खराब पदार्थ निकलते हैं, डायरेक्ट सीवर से घुसेड़ देंगे ले जाकर के गंगा जी में, यमुना जी में। तो अगर हम उनको वहाँ ना डाल के कहीं ऐसी जगह संरक्षित करें, जहाँ कुछ दिनों में नष्ट हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा जल जो है स्वच्छ रहेगा और जल प्रदूषण से हमारी रक्षा होगी। दूसरा उपाय है कि प्लास्टिक और रासायनिक अपशिष्टों को सही निपटाना। कहने का अर्थ ये हुआ कि इनको, जो प्लास्टिक के पदार्थ होते हैं और रासायनिक चीजें होती हैं, इनको भी हमें ऐसे संरक्षित करना होगा, ऐसी जगहों पे निपटाना होगा इन्हें, कि ये फिर दोबारा मनुष्य को हानिकारक ना पहुंचा पाए। जल को, जल जल में तो बिल्कुल इन्हें फेंकना ही नहीं है। ओके, अगला देखेंगे हम लोग, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं? भाई देखो, ये सब चीजें हम लोग कह देते हैं लेकिन कोई करता वर्ता है नहीं, तो इस पर कानून भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने चाह लिया कि आपको अपने औद्योगिक के कचरे को यहाँ पर नहीं फेंकना है, ऐसी नदी में नहीं डालना है, तो आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनके कुछ नियम भी बनाए गए हैं, कुछ कानून भी बनाए गए हैं। तो 3 प्रकार के कानून है। पहला है जल, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974 बनाया गया है। वायु प्रदूषण, वायु निवारण और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 बनाया गया है, याद रखिएगा, अधिनियम 1981 बनाया गया है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। ये 3 जो अधिनियम बनाए गए हैं, ये प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, जल, वायु, पर्यावरण प्रदूषण को। ओके, अगला है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा मानसिक तनाव, नींद में बाधा, सुनने में कमी। अगला है जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जल स्रोत, जैसे नदियों, झीलें, भूजल, वर्षा आदि को हम लोग क्या कहते हैं? जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जल स्रोत को हम लोग जल संसाधन कहते हैं, चाहे वो नदियां से जल मिले हमें, झीलों से मिले, भूजल से मिले या फिर वर्षा से। ओके, अगला है जल संकट क्या है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संकट क्या है? जब किसी क्षेत्र में जल की मांग अधिक और उपलब्धता कम हो जाती है, जब किसी क्षेत्र में जल की मांग अधिक और उपलब्धता कम हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जल संकट कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संकट। यानी कि जहां पर आवश्यकता अधिक हो पर उपलब्धता कम हो, तब क्या कहलाएगा? जल संकट कहलाएगा। अगला है जल संरक्षण के मुख्य उपाय क्या हैं? जल संरक्षण के मुख्य उपाय क्या हैं? तो वर्षा का जल का संचयन करना, टपक सिंचाई प्रणाली, जल का अपव्यय को रोकना। समझ गए कि वर्षा का जो जल होता है उसे संचय करना, यानी कहीं इकट्ठा करना। कैसे इकट्ठा होगा? तालाबों के माध्यम से ना। टपक सिंचाई प्रणाली क्या होती है कि आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि पाइप बिछा देते हैं, खेतों में
पाइप बिछा देते हैं और पाइप से वहां पर आवश्यकता के अनुसार पानी धीरे 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 फुहारे से गिरता रहता है। तो वो टपक सिंचाई विधि होता है, उसमें पानी जो ज्यादा है वेस्ट नहीं जाता है। ओके, वो करना है। और जल का अपव्यय रोकना है, फर्जी वाटर हमें बेकार नहीं करना है, फर्जी पानी बेकार नहीं करना है। ओके, अगला है वर्षा जल संचयन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है भाई? वर्षा जल संचयन क्या है? देखिए, वर्षा के जल को एकत्रित करके उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए संरक्षित करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा के जल को एकत्रित करके उसे भविष्य उपयोग के लिए संरक्षित करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। अगला है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके दो कारण हम आपको बताएंगे। पहला है औद्योगिक कचरा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। दूसरा है घरेलू गंदा पानी। ये क्या होते हैं? जल प्रदूषण होते हैं। अगला है ऊर्जा संसाधन क्या है भाई? ऊर्जा संसाधन क्या है? वे प्राकृतिक संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वे प्राकृतिक संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? ऊर्जा के एक संसाधन है। अगला है नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? वे ऊर्जा के स्रोत जो बार बार उत्पन्न हो सकते हैं। वे ऊर्जा के स्रोत जो बार बार उत्पन्न हो सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनसे क्या होता है? ऊर्जा बार बार उत्पन्न किया जा सकता है। याद रखेंगे। आप पढ़ रहे हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा के वे स्रोत जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी एक बार समाप्त हो जाने के बाद ये पुनः नहीं बनाए जा सकते। वे अनवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। अगला है ऊर्जा संरक्षण के मुख्य उपाय क्या हैं? ऊर्जा संरक्षण के मुख्य उपाय क्या हैं? पहला है बिजली का अपव्यय रोकना। दूसरा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना। तीसरा है ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना। ऊर्जा संरक्षण के तीन प्रमुख मुख्य कारण हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और इसे सौर सौर पैनल द्वारा संग्रहित किया जाता है। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा, और इसे सौर पैनल, जो सोलर पैनल आपने देखा होगा छतों पे लगा रहता है, उसके द्वारा इसे संग्रहित किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी शब्दों में हमने लिखे हैं, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम टोटल लगभग 250-300 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सारे वीडियो आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मित्र आपके साथ तैयारी कर रहे हैं अगर उनको नहीं पता है तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप कर लेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।